तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो जो ग्रैंड मास्टर भाई रहते हैं उसको यानी कि अपने जू को बताते हैं कि वो जो पौधा है जो कि उम्र बढ़ा सकता है वो लक बाई चांस ही मिलता है, ढूंढोगे तो नहीं ही मिलेगा। अब आगे और जो भी लोग मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे तो भाई ठीक तो नहीं हुआ हूँ, सुबह दवाई खाता हूँ, शाम में बुखार आ ही जा रहा है, 1-2 दिन शायद और लगेंगे। और आज मैंने भाई 101 चैप्टर तो पढ़ लिए नॉवेल के। स्टोरी एकदम सही है लेकिन खूब खून खराबा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शहर था या जो क्षेत्र था जैसे कि साउथ फिनिक्स कहा जाता है ना, अब यहाँ पर गर्मी का धीरे धीरे समय आ रहा था, साथ में वर्षा का भी समय, क्योंकि गर्मी बारिश तो मिक्स ही आती है तो तापमान भी बढ़ रहा था। सुबह में भी थोड़ा लेट का समय हो चुका था और क्लास खत्म हो चुकी थी। जू जो था ना वो बाहर निकल चुका था ग्रैंड मास्टर पाई के टेंट से और देखता आसमान की तरफ और कहता ये तो 5वां महीना है। विश्वास नहीं होगा लेकिन ये जो बंजारों की बेस कैंप है ना, यहाँ इसे आए हुए 2 महीने हो चुके थे। जैसे पुराने दिन याद करता है, वो खूनी बारिश, वो तबाह शहर, मतलब कितना समय बीत चुका है। और लॉन्डा कल्टीवेशन में भी ऊपर जा रहा था। हालांकि देखो अभी तक अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो कल्टीवेशन कर रहा है ना इसे बॉडी टाइप कल्टीवेशन कहते हैं। मतलब जो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आप वो मैजिक वैजिक यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये जो टेक्निक प्रैक्टिस करता था सी एंड माउंटेन इनकांटेशन, बॉडी इसकी पहले से काफ़ी मस्कुलिन हो चुकी और काफ़ी पावरफुल थी। खास करके ये जो सैबर स्ट्राइक उसने देखा था ना मंदिर के अंदर में, वो इसे और अच्छा समझ में आ रहा था। इसे ये प्रैक्टिस करते रहता था। एक तो इधर ज्ञान हासिल कर रहा था पौधों से रिलेटेड, हाथों से भी साफ करके आता था, थोड़ा एकेडमिक लौंडा बनने लगा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं करता था। सुंदर बहुत था देखो दिखने में, ये तो चेहरा क्यों मिट्टी से ढकता था कि ताकि लोगों का ज़्यादा ध्यान न करते थे। निराश रहता था अभी फिलहाल क्योंकि इसे वो उम्र बढ़ाने वाला औषधि नहीं मिल रहा था और सर्जेंट का जो स्वास्थ्य था धीरे धीरे और नीचे जाते जा रहा था। जू हमेशा प्रतिबंधित क्षेत्र जाते रहता था, बाई का लेक्चर सुनता था, फिर कल्टीवेशन में और कुछ समय प्रतिबंधित क्षेत्र, वापस आके खाना खाता था, सर्जेंट से बात करता था। यही इसकी दिनचर्या थी और डिनर तो बहुत इंजॉय करता था क्योंकि उसी समय सर्जेंट से इसकी बात होती थी। कभी कभी अल्कोहल लेने जाता था, मदिरा, और वो लड़की जो कि वहाँ पर काम करती थी वो तो अभी से बहुत अच्छे से पहचानती थी, पहले से ही जानती थी, अब तो काफ़ी फैमिलियर हो चुकी। और ये लड़की के उस जख्म की तरफ देखता, मतलब जो निशान था उसके चेहरे पर, लेकिन लड़की बहुत आशावादी थी, इससे बात कर ही रही थी तभी जो कस्टमर चिल्लाने लगते थे वो चली जाती। और ये वो इसे ना, मतलब लड़की जो थी इससे बड़े भैया बच्चे बुलाती थी। बच्चे इन द सेंस मतलब इसका एक निक नेम पड़ गया था यहाँ पर, द किड। जैसे मेरा नाम है ना मुसाफिर, वैसा ही तो बड़े भाई मुसाफिर, तो इसको बिग ब्रो किड कह के बुलाते थे लोग, मतलब जो वैसा है नहीं तो जो बड़े हैं तो किड कह के। इस दौरान जू आ रहा था लेकिन वो आती है और इसे कैंडी देती है कि जब भी मुझे थोड़ा उदास लगता है ना तो मैं ये खा लेती हूँ, आप भी खाना अगर आपको ऐसा कभी लगे या जब भी आपको बेहतर लगेगा। तो मना करना चाहता था बट मना नहीं करता है, लड़की फिर चली जाती। और जब ये वापस जा रहा था ना तो 2 कारवां देखता है जिसमें बहुत सारे गार्ड्स वगैरह और बहुत सारे लोग थे। अंदर से एक यंग मैन और वुमेन भी दिखता है, 16-17 साल वाले। लड़का काफी हैंडसम था, लड़की काफी एलिगेंट थी। मतलब ये बेस कैंप बंजारे खानदान के तो बिल्कुल नहीं थे ये लोग, और कुछ अटेंडेंट वगैरह भी थे, मतलब अच्छे खासे लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे। कारवां ऐसा आगे बढ़ रहा था और कारवां आते रहता था कुछ दिनों पे, सामान बेचने खरीदने सब चीजें चलती थी। अब जो इस दौरान उनको देखता है, फिर अंदर आ जाता है अपने आंगन में, सर्जेंट को देखता है। सर्जेंट भी इसकी तरफ देखते हैं कि इसके हाथ में वो मदिरा का जग था, काफी खुश हो जाते हैं कि तुमने फिर से मदिरा लाया है, तुम किचन की तरफ जाओ, मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, मतलब जो बनाने रहते हैं चीजें। तो यही इनका था सुझाव या जो भी प्रस्ताव कि सर्जेंट खाने होने की चीजें खरीदते थे, जू अपना थोड़ा पैसे पे करता था, रेंट वगैरह ज्यादा क्योंकि वो पे करना चाहता था। सर्जेंट कुछ भी बोले वो मानता नहीं था। सर्जेंट थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, फिर खाना वाना बनाने लगते हैं। जू इनके बगल में बैठ के देखता है कैसे बना रहे हैं, चीजों में मदद भी करता, कुछ चीजों के बारे में नहीं पता रहता तो समझता इनसे, कुछ चीजें पर्सनल पूछना चाहता बट पूछता नहीं क्योंकि सर्जेंट हमेशा बातें बदल देते थे। और फिर ये बताते, बच्चे देखो मैंने अपने घर का जो भी कागज या जो भी लगता है ना वो खरीद लिया है, तो आज रात में मैं अपने सामान वामान पैक कर लूंगा और अगली सुबह मैं निकल जाऊंगा। और फिर ये वाइन वाइन पीने लगते। अब खाने का टाइम था, बैठ के बात कर रहे थे और अपना जो भी खा पी रहे थे और बताते देखो खरीद तो मैंने पहले ही लिया था, मैंने बस तुम्हें बताया नहीं था, उदास मत होना, और चीजें इसको बहुत समझाते हैं। सर्जेंट देखते हैं कि लड़का काफी निराश हो गया है, खाना अच्छा था लेकिन मानो उसमें कुछ तो मिसिंग था। जू समझाने की कोशिश करता है कि थोड़ा और रुक जाइए ना, तब तक तीरंदाज और ग्रेसफुल भी वापस आ जाएंगी, ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा। ये बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो भी तुम्हारे जैसा बोलेंगे तो अच्छा है कि मैं अभी मूव कर जाऊँ। और सर्जेंट इस दौरान अपना पाइप वाइप में धुआं भरते हैं, मतलब अपना जो भी रहता है, और धुआं उड़ाने लगते हैं, सामान पैक करने चले जाते हैं। जू फिर से पूछता है क्या जरूरी है ये करना, लेकिन फिर सर्जेंट इसको समझाते हैं। देखो माहौल काफ़ी इमोशनल था, जू एकदम सोचता है यार क्यों यार, मतलब जो भी है। तो सर्जेंट भी कैसे दे, देखो अपने कपड़े के अलावा बाकी सभी चीज़ें जू के लिए छोड़ देते हैं। जू समझाने की कोशिश करता है कि अरे मैं रेंट दे ही रहा हूँ ना, आप क्यों जा रहे हो,
वो अपना देते हैं, इमोशनल देते हैं जो भी, और इसको बताते भी हैं कि जो हमारा कैंप ओनर है ना वो गोल्डन वज़रा वॉरियर सेक्ट का है और वो लोग इस बेस कैंप को चलाते हैं। और जो गोल्डन वज़रा वॉरियर सेक्ट का पैट्रियार्च है ना वो फाउंडेशन लेवल पे, तुम मेहनत करो, यहीं रहो, तुम्हें आगे बढ़ना। और जू इस रात सो नहीं पाता है, बस देखते रहता है। इस दौरान समय बहुत जल्दी निकलता है, सुबह का समय हो चुका था और सर्जेंट अब निकलने लगते हैं। जू बोलता है मैं आपके साथ चलता हूँ। सर्जेंट बोलते हैं नहीं नहीं तुम क्लास जाओ, बट अपना जू मानता नहीं। तो फिलहाल ये निकल जाते, कुत्ते उत्ते के ऊपर में सामान थोड़े बहुत लाद देते हैं और कुत्ते साथ में जाते हैं। इस दौरान जब ये गुजरते हैं तो ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट की तरफ से गुजरते हैं। जू उस तरफ देखता है तो बाई थे नहीं, ना तो वो लड़का था फे युआन, ना नहीं लड़की थी टिंग्यू जो थी, और वो एक किताब पढ़ रही थी। और ये बोलते हैं क्या आप मेरे लिए एक काम कर दोगी, मेरे लिए एक दिन छुट्टी के लिए बोल देना आप, और ये रिक्वेस्ट करता है। टिंग्यू बाहर आती, देखती है बाहर में जू था और सर्जेंट थे। मतलब जू बाहर से बोलता और चला जाता है। सर्जेंट के मिक्स इमोशन थे और इस समय जू भी कुछ सामान इनके कैरी कर रहा। अब ये बाहर निकलते हैं, थोड़ा दूरी पर था वो जगह, थोड़ा पहाड़ वहाड़ चढ़ना पड़ता, पर इस समय जू लीड कर रहा था, सर्जेंट इसको फॉलो कर रहे थे क्योंकि अब समय बदल चुका था। जो भी बोलो सर्जेंट फीक भी थे। और जू अब क्या करता है ना कि सर्जेंट को अपने पीठ पर लाद लेता है और आगे बढ़ते जाता है। और सर्जेंट इसको रास्ते में बहुत चीज़ें समझाते जाते हैं कि चौकन्ने रहना, कोई अपना नहीं है यहाँ पर, खास करके बंजारों में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुत्तों को हर रात खिलाना, उन पर तुम ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, अच्छे से खाना, ये सब बोलते बोलते ये सो जाते हैं। मतलब इतने कमज़ोर हो चुके थे। मतलब बहुत सी चीज़ें इसको बताते हैं और जू हर एक चीज़ को याद रखता है। फिलहाल ये मतलब शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जो शहर था, और सर्जेंट की नज़र आँख मतलब खुल जाती है। फिलहाल जू इनके सामान पूरा जहाँ पर लगाना था इनके घर में लगा देता है। सिटी गेट था वो बंद हो जाता है। फिर जाते जाते भी बोलते हैं अपना ध्यान रखना। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था और जू इस समय अंधकार से वापस लौट रहा था। जू को हमेशा याद था जब भी वो प्रतिबंधित क्षेत्र से वापस लौटता था एक लैंप हमेशा उसके लिए चलता था, और वो शायद अब बुझ चुका था मतलब क्योंकि सर्जेंट जा चुके थे और कभी वापस तो नहीं आएंगे। काफ़ी उदास था और अपने कैंप में एंटर करता है। 3 कमरे थे लेकिन अब अंधकार था, कोई लाइट नहीं, कोई एनर्जी नहीं। जू अपना किचन जाता है, 3 बाउल्स उठाता है, चॉपस्टिक वगैरह, और फिर ठंडे खाने खाने खाते जाता है। उसके बाद कल्टीवेशन में लग जाता है। बाहर में ना वो ओल्ड मैन और सर्वेंट बैठे हुए क्योंकि सभी चीजें देख रहे थे, और मैन इन वॉयलेट जो थे यानी ओल्ड मैन, वो बोलते हैं काफी इमोशनल बंदा और काफी विश्वासप्रद। अब ये सुन करके उनका जो सेवक था वो बोलता मास्टर सेवेंथ क्या मैं इसे वो जो पहचान पत्र है वो दे दूँ? तो फिर वो बोलते नहीं अभी रुक जाओ, पहले हमें वो जो फूल या जो भी पौधा चाहिए ग्रैंड मास्टर बाई से मिल जाए, उसके बाद फिर ये यहाँ से गायब हो जाते। रात गुजर जाती। जू अपना फिर से सुबह होता है, बाहर निकलता है और बाई के लेक्चर अटेंड करने के लिए पहुंच जाता है, करता है, फिर अब वापस आ जाता है, खाना खाता है, सेम चीजें अपने रिपीट करता है। अब एकांत में खाता था, कुत्ते उत्ते थे, कुछ कुत्तों को भी खिलाता था, फिर कल्टीवेशन में लग जाता है। समय गुजरते जाते हैं और 6 दिन गुजर चुके थे सर्जेंट को गए हुए, और जू किंग फिर से पहले जैसा एकदम डिटैच्ड लौंडा बन चुका था, मतलब कि वैराग्य एकदम। उसको रिलैक्सेशन तभी फील होता था जब वो बाई के लेक्चर्स को सुनता था, नहीं तो पूरा टाइम चौकन्ना रहता था। जैसा कि वो 6 साल पहले मतलब 6 साल तक रहा था, या बोल लो 6 साल से रह रहा था, अकेले भेड़िए के समान कल्टीवेशन पे और मेहनत करता है। और 7वें दिन भाई को एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है, जो सी एंड माउंट के इनकांटेशन था ना, उसके अब ये 5th लेवल में पहुंच जाता है। बॉडी से अलग कड़कड़ाहट की आवाज आती है, एक प्रेशर फैलता है जैसे कि कुत्ते उत्ते भी सेंस कर सकते थे। मनुष्य की हड्डी नस नाड़ियां काफी मजबूत हो रही थी। 1 घंटे और बीत जाते हैं। फाइनली इसके कपड़े भी इसे थोड़े छोटे लगने लगते हैं। पहले से इसकी बॉडी काफी रिफाइंड हो चुकी थी। फेशियल फीचर तो और खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि बॉडी इसकी प्योर होते जा रही थी, करप्शन फ्री। तो बंदा बहुत हैंडसम था, आंखें एकदम कोल्ड, डिटेस्ट, खतरनाक। कितना भी मिट्टी उट्टी चेहरे पे लगा ले, गंदा करके खुद को रखे जानबूझ करके, वो भी आपकी सुंदरता को छिपा नहीं सकती जब आप एकदम खतरनाक हैंडसम हो। तो खुद को टेस्ट करता है, इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी थी, पंचेस एकदम हवा में मारता था तो एक प्रेशर जनरेट होता था। एक गॉब्लिन के बराबर इसका पावर हो चुका था। मतलब देखो हर एक लेवल जब आप ब्रेक करते हो तो आपका पावर लेवल बढ़ता है, और जब आपका पावर 2 गॉब्लिन के बराबर हो जाता है मतलब आप एक हॉब गॉब्लिन के बराबर बन चुके हो। लेकिन इसे लगता है कि जो लेवल लिखा हुआ उससे इसका जो पावर लेवल है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जब आप मतलब की कंडेंसेशन के 5th स्टेज में रहते हो तो जिस प्रकार का पावर होना चाहिए उससे इसका पावर ज़्यादा ही था, और इसका कारण इसके हिसाब से शायद वो जो कण है जो इसके दिल के पास इसने गाड़ा था वो है, और शायद वो जो उसने वो टेक्निक सीखी थी ना मंदिर से, क्षेत्र से, वो जो एक तलवार वाला अटैक था जिसे हम साइबर स्ट्राइक भी बोलते हैं, उसकी वजह से इसका पावर और बढ़ चुका था। और वो जो अटैक को ये प्रैक्टिस करते रहता था, और इसके दिमाग में एक चीज़ और चलता था कि इसका जो साया है उसको ये कब कंट्रोल कर पाएगा। मतलब इसकी जो परछाई है, परछाई को देखता भी है ये, बार बार कोशिश करता है ना कि ये बोले तो इसका परछाई मूव करे, लेकिन ये उतना कंट्रोल ही नहीं था अभी तक इसके पास। इसको लगता है कि मैं ज़्यादा लालची हो रहा हूँ, लेकिन फाइनली बहुत प्रयास करने के बाद ना इसका हाथ हिलता है तो परछाई का भी हाथ थोड़ा सा हिलता है। जू किंग अपना चौंक जाता है। बेसिकली इसका बॉडी का पार्ट नहीं हिलता है, परछाई बस अकेले हिलता है, इसलिए ये ज़्यादा चंपित होता है। थोड़ी देर और ट्राई करता है, कुछ नहीं होता है तो जू शांत हो जाता है। फिर उसकी परछाई थोड़ी मूव करती है और जू को समझ में आता है कि ये कंट्रोल कर सकता है।
कि हर दिन कंट्रोल की प्रैक्टिस करेगा तो फिर ये इस पर काबू पा लेगा। और देखो इसकी परछाई क्या है ना कि पहले तो लोग देख नहीं पाते, तो ये अटैक कर देगा अगर परछाई से ना, तो किसी को समझेगा भी नहीं कहाँ से अटैक हुआ। अब अगले दिन की सुबह होती है, थोड़ा कपड़े वपड़े पहनता है और बाई की तरफ, टेंट की तरफ मूव कर जाता है। फे युवान अभी भी नहीं आया था, बाई भी नहीं पहुंचे थे। वो जो लड़की थी ना वो थी, और वही अपना जो मेडिकल की किताब होती वो पढ़ रही थी। वो देखती है जू किंग को आते, उसे ग्रीट कर फिर पढ़ने लग। बेसिकली जो नए लोग आए थे ना वो कारवा में, उसमें से कुछ जो यंग मैन और वुमेन वगैरह थे, खास करके वो फे युवान के दोस्त थे जिनसे कि वो मिलने गए। बाई थोड़े बिजी थे कुछ दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट काम में, इसलिए वो थोड़े लेट आते थे। जो इस दौरान अपने बाम्बू स्लिप को निकालता है और उसमें लिखता था ना, क्योंकि नोट्स बनाता था, तो उसे रिवीजन में लग जाता है। थोड़े समय के बाद टिंग्यू ना पढ़ना बंद कर देती और इसकी तरफ देखती और फाइनली बोलती तुम अलग क्यों दिख रहे हो। जो इसकी तरफ देखता भी नहीं, वो पढ़ते रहता है। टिंग्यू की जो चमकीली आंखें थी ना वो और खुल जाती, वो जू को और ध्यान से देखने लगती है। तभी बाई आ जाते। फिलहाल ये आगे कुछ नहीं बोलती, लेकिन बीच बीच में पढ़ते पढ़ते ना वो जू की तरफ देख रही थी। बाई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कुछ और चीजें ये बताते, जो भी पढ़ाते बोलते अगले दिन मैं पूछूंगा। अब जू निकलने लगता, लेकिन जैसे ही निकल रहा था ना टिंग्यू बीच में आ जाता, क्योंकि देखो ग्रैंड मास्टर बाई पढ़ाने के बाद तुरंत निकल जाते, बहुत जल्दीबाजी में थे। लड़की देखो ये काफी सुंदर थी और वो बोलती है मेरे को समझ में है, तुम पहले से लंबे दिख रहे हो। सो बोलता है अच्छा हाँ शायद हुआ हूँ। साइड से निकलने को देखता है, बट ये फिर से इसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। उत्सुकता बस देख रही, कहती है बच्चे तुम यहाँ हर दिन आते हो गंदे चेहरे को लेकर, मुझे पता ही नहीं तुम सही में कैसे दिखते हो, पहले से काफी अलग भी दिख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज तो मैं तुम्हारे चेहरे को साफ करूंगी और देखूंगी तुम दिखते कैसे। वो एक रुमाल निकालती है और इसकी तरफ हाथ बढ़ाती, वो अपने हाथ को आगे कर भागने को देखता है, बट टिंग्यू इसे एक अलग लुक देती कि मैंने तुम्हारे लिए टीचर से बात किया था उस दिन कि तुम एक दिन छुट्टी पे रहोगे, इतना तो मेरी बात सुन ही सकती हो। टिंग्यू फिर से आगे बढ़ती है, थोड़े से ना अपने स्पिरिचुअल पावर को भी यूज करती है रुमाल के और इसके गाल को साफ करने लगती। जैसे ही साफ करती, जू इधर साफ हो रहा था चेहरा, भागने को देख लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। अब देखो चाइनीज में तुम्हें पता है एल्डर सिस्टर मतलब वैसा नहीं कि सगी बड़ी बहन या बड़ी बहन वैसा नहीं, और अब तुम बोल सकते हो कि मैं तुम्हारी सीनियर की जैसी हूँ, जैसे एक ही टीचर के साथ पढ़ रहे हैं और ये पहले से पढ़ रही है, जो भी समझो। टिंग्यू तुरंत इसके चेहरे को साफ कर देती है। जू किंग अब रोकता भी नहीं, जानता था भाई ये बंदी कैसी है, और जू किंग के चेहरे को ये पहली बार देखती है। लड़की की आंखें और बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा पीछे आके देखती है और इसी दौरान ना सूर्य की किरणें ना जू के चेहरे पे पड़ती है। जू किंग का चेहरा भाई 6 सालों में पहली बार साफ हुआ था, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये चेहरा कभी साफ करता ही नहीं था ताकि इन लोगों की नजर ज्यादा ना पड़े। जू को लगता है मानो नंगा हो गया हो, तुरंत भगता है यहाँ से, थोड़ा सा नीचे बाहर निकल करके ना जो मिट्टी रहती है वो तुरंत गालों पे लगा लेता है। इसके जाने के बाद ना टिंग्यू एक गहरी सांस लेती है और कहती है यार ये बंदा क्या ही बवाल है। इवन इसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता, आसपास देखती कोई देखा तो नहीं। ये कहती यार ये तो फे युवान से बहुत हैंडसम है। अरे फे युवान तो इसके आसपास भी नहीं भटकता है। फिर दोबारा ये चीज़ बोलती है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।